नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि में शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां यूकेएसएससी पेपर लीक केस में 29वीं गिरफ्तारी हुई है। लोहाघाट में बेसिक शिक्षक बलवंत सिंह रोतेला को गिरफ्तार किया गया। बलवंत ने रिजॉर्ट में छात्रों को लीक हुआ पेपर मुहैया कराया था। नकल माफिया शशिकांत का बेहद ही करीबी है बलवंत रोतेला। बलवंत रोतेला ने पेपर लीक के धंधे में से मोटा पैसा उन्होंने कमाया है। यूकेएसएससी पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों का दौर जो है वो लगातार जारी है और पेपर लीक मामले में एसटीएफ को अब एक और सफलता मिली है। इस बार उत्तराखंड एसटीएफ ने कुमाऊं के लोहाघाट राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बलवंत सिंह रोतेला को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक अभियुक्त बलवंत सिंह की वो शख्स है जो शशिकांत का दाहिना हाथ बनकर रिजल्ट में छात्रों को नकल के पेपर मुहैया कराने में शामिल था। एसटीएफ ने अब तक कुमाऊं के 2 रिजॉर्ट में पेपर लीक से जुड़े मामले की परख खोली है। ऐसे में अब तक पेपर लीक मामले में 29 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नकल माफिया शशिकांत का दाहिना हाथ कहे जाने वाला शिक्षक बलवंत का सफर कभी एक पीसीओ चलाने वाले के रूप में शुरू हुआ था। इसके बाद उसने छोटे मोटे अन्य कार्य करते हुए इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचने का काम भी शुरू किया, जिसके बाद वो लोहाघाट राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन गया और इसी दौरान उसने उत्तर प्रदेश के नकल माफिया शशिकांत का आदमी बनकर यूकेएसएससी पेपर लीक के धंधे में जमकर धन भी बटोरा। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित कुछ अभ्यर्थियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा, जिन अभ्यर्थियों ने पूरी ईमानदारी और अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है उन्हें निराश नहीं होने दिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है वहां हमने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। कुछ मामले एसटीएफ को दिए गए हैं और कुछ पर विजिलेंस को नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान भी मौजूद रहे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को भरोसा दिया है कि जिन लोगों ने मेहनत के साथ ईमानदारी से ये एग्जाम दिया है उनके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने नकल की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां भी गड़बड़ी की शिकायत मिली है वहां एसटीएफ और बाकी टीम जांच कर रही है। सीएम से मिले यूकेएसएससी के स्नातक स्तरीय परीक्षा के छात्र। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि ईमानदारी और अपनी मेहनत से परीक्षा करने वाले छात्रों को निराश नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। जिस तरीके से लगातार जो है एसटीएफ इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है और अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी और अभी जांच की जा रही है इस पूरे मामले में। यूकेएसएससी पेपर लीक केस के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के बीच में जिस प्रकार विधानसभा में हुई भर्तियों का मुद्दा बाहर निकला है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं किसी रणनीति के तहत तो इन भर्तियों के मुद्दे को तूल तो नहीं दिया जा रहा, जिससे पेपर लीक कांड की कार्रवाई से जनता का ध्यान हट जाए। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हजारों भर्तियों पर 70 भर्तियां भारी पड़ गईं। लगता है उत्तराखंड में बहुत बड़े खेल के खिलाड़ियों ने खेल कर दिया है। जाल में बड़े मगरमच्छ फंसने वाले ही थे कि तभी ध्यान भटकाने के लिए अलग ही मुद्दा आ गया। अब देखिए ना, यूकेएसएससी पेपर लीक केस में सीएम पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति का चाबुक दनादन चल रहा है। अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया और भी कई लोग एसटीएफ की रडार पर हैं। लेकिन तभी अचानक विधानसभा में हुई भर्तियों का जिन बाहर निकल आया। तो इसे क्या कहेंगे? क्या ये माना जाए कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति को तोड़ने की ये बड़ी साजिश है? असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उत्तराखंड की सियासी फिजा में विधानसभा के लिए हुई भर्तियों का मुद्दा उछाला जा रहा है ताकि यूकेएसएससी के गुनहगार कहीं दूर निकल जाएं। सियासत की दुनिया में दशकों का अनुभव रखने वाले हरीश रावत भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि
जो प्रश्नगत चुनौती राज्य के सामने है वो ये है कि कितने हाकम सिंह और हाकम सिंह के कौन कौन आका, और उन तक पहुंचने के लिए क्या एसटीएफ के कार्यों को बूस्टअप करने के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध करना पड़ेगा कि आप एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए और सीबीआई को इन्वॉल्व करिए जांच में। ये एक विषय है, तो कि उसके बिना अब इसकी तह तक जाना, तो कि इसमें जिस तरीके के लोग दिखाई दे रहे हैं और जो कोशिश हो रही है और जिस तरीके से इस मामले को सख्तल करने के लिए, इस मामले को पीछे हटाने के लिए कोशिश की गई है, सारा ध्यान हाकम सिंह एंड कंपनी से हटा करके जो है जिस तरीके से दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, उसके बाद मुझे शक है कि अब इस मामले में सीबीआई और हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बिना जस्टिस तक, न्याय तक नहीं पहुंचा जा सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार हर जांच के लिए तैयार है। दूसरी ओर जो विधानसभा भर्ती प्रकरण को लेकर विषय उभरा है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि वे भी इसकी जांच के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्षा को अनुरोध करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर स्वीकार करने वाली नहीं है, चाहे मामला आयोग का हो, चाहे किसी और स्तर का हो। इससे पहले भी जो घोटाले हुए, चाहे दरोगा भर्ती घोटाला हो, चाहे कुछ अन्य हो, उन पर भी जांच शुरू कर दी गई है और हर घोटालेबाज लाखों के पीछे जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है। यूकेएसएससी पेपर भर्ती समेत पुरानी विवादित भर्तियों में हुई गड़बड़ को लेकर राज्य सरकार की मुहिम को न जाने क्यों विधानसभा में हुई भर्तियों की आड़ में दबाया जा रहा है। एसटीएफ लगातार कार्रवाइयां कर रही है और गिरफ्तारियां इस बात का सबूत हैं कि घपले हुए थे। जब मुख्यमंत्री ही स्पष्ट कर चुके हैं कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों में यदि विधानसभा अध्यक्षा जांच के लिए कहती हैं तो सरकार सहयोग करेगी, फिर आखिर एकाएक ये नया मुद्दा पुराने मूल और असल विषय को भटकाने के लिए आखिर क्यों तैयार किया जा रहा है? क्या ये कोई साजिश है या इसके पीछे कोई दूसरी ही मंशा है? बहरहाल गलत हुई कोई भी नियुक्ति सही तो नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन मूल विषय से भटकाना भी किसी न किसी बड़ी राजनीति या साजिश का हिस्सा लगता है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से कराने के लिए उप नेता सदन भवन कापड़ी ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए यूकेएसएससी के सभी भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। भवन कापड़ी ने कहा कि लगातार उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हर भर्तियों में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। भर्ती घोटालों के अपराधी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से पकड़े जा रहे हैं और इसलिए भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई भर्तियों को लेकर साफ कहा कि इस मामले में आयोग में रहे दोनों अध्यक्षों को और सचिवों से भी पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए। प्रीतम सिंह का कहना है कि एसआईटी ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस कंपनी को टेंडर दिए गए थे उसको अभी तक ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 88 भर्तियों की गई, इनमें से कई भर्तियों पर धांधली के आरोप लगे, लेकिन आज तक आयोग के अध्यक्ष से किसी तरह की पूछताछ नहीं हुई। सिर्फ आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धांधली मामले में आयोग के सचिव और अध्यक्ष से भी पूछताछ की जानी चाहिए और इसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। घोटाले की तर्ज पर है, तो इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सरकार कदम पीछे खींच रही है। नहीं, मैंने आपने जो प्रश्न किया, स्वाभाविक बात है भाई, जिस एजेंसीज को आपने हायर किया था उस एजेंसीज पर क्यों मेहरबानी रही आयोग की? ये तो जवाब जो है हाकम सिंह नहीं दे सकता। ये जवाब जो
जो अन्य क्या नाम लोग जिनकी अरेस्टिंग हुई वो नहीं दे सकते? ये जवाब तो जो है जो वहां पर आयोग में उच्च अधिकारी थे उनको देना पड़ेगा। और पहली भर्ती 2016 में हुई और उसी में जो अनियमितता सामने आई, तो निश्चित रूप से मैं तो इसलिए हम कह रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। हरदा ने कहा कि भले ही नियमों के आधार पर विधानसभा में भर्तियां हुई हों, लेकिन अगर कोई भी असरदार व्यक्ति जो नियुक्ति करने वालों को प्रभावित कर सकते हैं और उनके द्वारा अपने कुटुंब के लोगों को ही नौकरी दी गई, तो भले ही ये नियमों से हुई नियुक्ति हो लेकिन न्याय संगत नहीं है। इसलिए असरदार लोगों द्वारा लगाई गई इन तमाम भर्तियों को रद्द कर देना चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि गोविंद सिंह कुंजवाल के दौर में हुई भर्ती हो या फिर किसी और के दौर में हुई भर्ती हो, सबको रद्द किया जाना चाहिए। विधानसभा में नियुक्तियां करीब करीब एक ही पैटर्न पर हुई है, एडहॉक तदर्थ नियुक्तियां हुई है। जिस समय विधानसभा बनी हमारी विधानसभा, मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय तक, यहाँ तक कि 2016 तक भी ऑफिंग में थी, बन रही थी। तो बनते वक्त में लोगों ने अपनी विजडम में, उस समय के जो नेतागण थे, उन्होंने कहा कि तदर्थ नियुक्ति का अधिकार स्पीकर को दे दिया। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक से लेकर विधानसभा बैकडोर भर्ती का मामला सुर्खियों में है। और इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस की घोटालों की जननी करार दिया। साथ ही कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पेपर लीक केस में सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय पहुंचने पर महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष दिनेश उनियाल, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी के साथ ही केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। भ्रष्टाचार की जननी रही है और जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जांच हो, तो मैं तो मुख्यमंत्री धामी के आभारी हूँ। उन्होंने कहा कि हम पूरी जांच कराएंगे। अरे पहली बार हो भी रहा है। ऐसे लोग जो कल्पना नहीं करते जेलों की सलाखों को बन रहे, और जैसे जैसे परतें खुलेंगी हम उस अंतिम सीढ़ी तक जाएंगे और ऐसा माहौल तैयार करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कोई सोचने की कल्पना भी न करे। वहीं प्रदेश भर में भर्ती घोटाले को लेकर चल रही बयानबाजी पर कांग्रेस भले ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रही हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए अब नया कदम उठाया है। बीजेपी प्रदेश संगठन ने बयानबाजी पर विराम लगाते हुए पार्टी नेताओं को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें खासतौर पर विधायकों को घोटाले से संबंधित विषय पर बयानबाजी नहीं करने की हिदायत दी गई है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है और हमारे जो प्रवक्ता और पैनलिस्ट जो भी हमारे वक्तागण हैं, उनकी एक लाइन होती बोलने के लिए और तथ्यात्मक रूप से वो बोले। इसलिए उनको कहा गया है कि बिना अध्ययन के और बिना तथ्यों के कोई भी बात न बोले और अपने विधायकगण जो हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपने विधानसभा की बातों के बारे में ही वो मीडिया में बात कर सकते हैं। पार्टी के अन्य कार्यों पे और सरकार के अन्य उस पे जो है वो अपने इस बात से थोड़ा। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में अब युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा में मंगलवार को युवाओं ने चौघान पाटा स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने सरकार से यूके एसएससी पेपर लीक केस की सीबीआई जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान युवाओं ने जनगीत गाकर सरकार को चिताने का भी काम किया। सालों से हम लोग पढ़ाई करते हैं। अपने कॉलेज पूरा करने के बाद 3-4 साल हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आप लोग हमें पहले ही बता दीजिए कि एप्लीकेशन लिख के होता है। हमें तो पता ही नहीं था ना कि एप्लीकेशन लिख के नौकरी मिल रही है। हम भी समय पर एप्लीकेशन लिखते और हम भी नौकरी करते। यार हम कोई बहुत बड़े पद पर हमें बैठा दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम उत्तराखंड राज्य में लगातार 20 वर्षों से जिस तरीके से जो सरकारी परीक्षाएं हैं उसमें धांधलियाँ हो रही है, उसके विरोध में आज लगातार यहाँ गांधी पार्क में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं।
और हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया में लगातार एप्लीकेशंस वायरल हो रही हैं कि मैं एक निर्धन परिवार से हूं और उसकी नौकरी लग जा रही है, तो एक आम गरीब छात्र जो मेहनत करके अपनी पढ़ाई करता है उसके भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और उसकी सीबीआई जांच के लिए आज पूरा युवा गांधी पार्क में एकत्रित हुआ है। हम धीरे धीरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो इस मुहिम में हमारा साथ दें। की एक ही मांग है कि आप इसमें निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराइए और वहाँ पे युवाओं का पक्ष सुना जाए, जो रोजगार के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका पक्ष सुना जाए। और दूसरा जो बैकडोर भर्ती का जो मामला आ रहा है उसको अगर हम देखें तो वो तो भाई भतीजावाद इनकी राजनीति का मुख्य सिद्धांत मुझे लगता है कि है। वहाँ पे इन लोगों ने अपने ही लोगों को भरना है, वो इन्होंने किया है। लेकिन अगर जांच होगी तो उच्च स्तरीय जांच हो और जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे हमसे फीस ली जाती है, हम अगर कोई फॉर्म भरते हैं, आप अगर कहीं पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके फॉर्म की एक फ़ीस भरी जाती है, तो उसके नाम पे करोड़ों लाखों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। और जिन युवाओं से पैसा इस तरीके से वसूला जाता है उस चीज़ पे जो जांच होगी उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। रामनगर वन प्रभाग के बन्नाखेड़ा रेंज के सागर रेस्टोरेंट में हाथियों के झुंड ने जमकर तोड़फोड़ की और गन्ने की फसल को भी नष्ट कर दिया। बता दें कालाढूंगी क्षेत्र में हाथियों द्वारा समय समय पर तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कुछ दिनों पहले कालाढूंगी रेंज के नया गांव स्थित कार्बेट फॉल के मुख्य द्वार पर भी हाथियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। वहीं बन्नाखेड़ा रेंज अधिकारी ने कहा कि मौके पर टीम भेजकर नुकसान का आंकलन कराया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। पहले भी यहाँ एक हाथियों का 10-12 हाथियों का झुंड आया था जिसमें कॉर्बेट फॉल और पंचक्की को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद कल रात मैं सोया था, मेरे द्वारा ये स्टाफ के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि 12 बजे ये होटल पर हाथी का झुंड आ गया है। मैं जब आया तो यहाँ सब चारों ओर मेरा होटल घेर रखा था, किचन का दरवाज़ा तोड़ रखा था। और मैंने जब उसके बाद फ़ोन किया विभाग को, विभाग के द्वारा मतलब 12 बजे लगभग मेरे द्वारा विभाग को बताया गया, तो विभाग का कर्मचारियों का वेट करते रहे। मैंने कहा गाड़ी भेज दीजिए हॉर्न वाली या किसी कर्मचारी को भेज दीजिए, बोले भेजते हैं। उसके बाद कुछ नहीं भेजा। 2 घंटे 2 बजे तक उन्होंने उत्पात मचाया, कोई नहीं आया। फिर उसके बाद गांव वाले इकट्ठे हुए, ट्रैक्टर लाए, हॉर्न बजाए ट्रैक्टरों से और लाइटें भगाई, तब जाके खेतों से आगे वो मतलब गन्ने भागे हैं। उस दौरान इन्होंने उस 2 घंटे में एक गन्ने का ये खेत, मेरा खेत और आन सिंह मेहता का पूरा खेत चौपट कर दिया। तो आपको बता दें कि गन्ने की फसल को भी हाथियों के झुंड ने बर्बाद कर दिया है। हालांकि वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। तो हाथियों के झुंड ने अपना तांडव करना शुरू किया है। कालाढूंगी के नया गांव में के रेस्टोरेंट में हाथियों के झुंड ने ये तोड़फोड़ की है और तोड़फोड़ के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। वहीं रुड़की के झबरेड़ा में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और कुछ ही देर में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव के साथ साथ जमकर लाठी डंडे भी चलने लगे, जिसमें दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें झबरेड़ा और रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस बवाल में चले लाठी डंडों का भी वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लालकुआं नगर के वार्ड नंबर 2 गांधीनगर के निवासी भारतीय सेना में जेसीओ धर्मेंद्र गंगवार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 4 दिन बाद धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को उनके आवास लाया गया। बेटे के पार्थिव शरीर को देखते ही मां और बहन बेहोश हो गई। धर्मेंद्र का शुक्रवार रात लेह में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया था। धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ से सड़क मार्ग के रास्ते लालकुआं लाया गया। 36 साल के धर्मेंद्र गंगवार के 2 बच्चे हैं। बड़ा 11 साल का बेटा आर्य और छोटा 7 साल का युग है। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने धर्मेंद्र के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। मई 2003 में धर्मेंद्र हल्द्वानी AME कोर सेंटर में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वर्तमान में जेसीओ के पद पर कार्यरत थे। धर्मेंद्र गंगवार की वर्तमान पोस्टिंग लेह में थी। हमारे भारतीय सेना के नायब सूबेदार श्री धर्मेंद्र सिंह गंगवार का लेह गैरिजन में उनका स्वर्गवास हुआ है। उनका हृदय गति रुक जाने के कारण स्वर्गवास हुआ है। आज हम यहाँ पर सब जो है उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिसमें हमारे स्टेशन हल्द्वानी की तरफ से आडम कमांडेंट कर्नल रसदोगी, जिला सैनिक कल्याण की तरफ से मैं उनके यहाँ पर पहुँचा हूँ।
तो वास्तव में कष्ट का विषय है, उस परिवार पे बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है। लेकिन चूँकि एक फौजी हैं, देशभक्ति में लगे रहते हैं, आज लाल कुआं का जन जन उनके लिए भारतीय सेना जिंदाबाद और धर्मेंद्र अमर रहे के नारे लगा रहे थे, तो इस धरती को भी पवित्र किया है और वहाँ शमशान भूमि को भी पवित्र किया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि धर्मेंद्र ने इस देश की रक्षा सुरक्षा करते हुए और लद्दाख जैसे एक इंटीरियर क्षेत्र में अपने आप को देश के लिए समर्पित किया है। तो वहीं मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वावधान में राष्ट्रीय खेल दिवस पर 3 दिवसीय बालक और बालिका 6A साइड मेजर ध्यानचंद स्मृति हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के कई राज्यों की करीब 60 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें सीनियर वर्ग पुरुष में भरोसा फाउंडेशन गुड़गांव और महिला में अभिनव हॉकी अकादमी प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने ट्रॉफी पर कब्जा किया। मसूरी पब्लिक स्कूल के मैदान में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरित किए। आज हॉकी के जादूगर जिन्होंने हॉकी को एक ऊंचाई पर पहुंचाया, लगातार 3 बार ओलंपिक में भारत ने जीत हासिल की, स्वर्ण पदक लिया और उनकी स्मृति को हमारी सरकार खेल दिवस के रूप में मनाती है। आज मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन उनकी स्मृति में ये हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया गया है। मुझे बताया गया कि 60 से अधिक टीमें यहाँ पर आई हैं और एक समय था कि मसूरी के 6 खिलाड़ी जो है भारत की टीम में खेलते थे, अपने आप में गौरव की बात है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिलती है और हॉकी तो भारत का राष्ट्रीय खेल रहा है। इस अवसर पर मैं आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और जो टीम विनर्स अप रही है, रनर्स अप रही है, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि एक खिलाड़ी के अंदर जहां हार को बर्दाश्त करने की क्षमता होती। और वहीं देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र में एक युवती की मौत के 3 दिन बाद भी परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। युवती के मृत शरीर को परिजनों ने पिछले 3 दिनों से डीप फ्रीज में रखा है। परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ दिसंबर माह में पड़ोस के कुछ युवकों ने किसी मामले को लेकर मारपीट की थी। मारपीट के बाद युवती की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिसके बाद उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा था। बता दें कि ये घटना देहरादून के हर्रावाला पुलिस चौकी की है, जहां पर मनाली के साथ पड़ोस के कुछ युवकों ने जबरन मारपीट की, जिसके बाद मनाली को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। घटना को पुलिस चौकी हर्रावाला में दर्ज किया गया। बता दें घटना के बाद से ही युवती बीमार चल रही थी। वहीं 26 अगस्त को मनाली की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, मनाली का दाह संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस के मुताबिक मनाली लंबे समय से बीमार चल रही थी। पोस्टमार्टम के आधार पर पुलिस का कहना है कि युवती की मौत बीमारी से हुई है। ऐसी हुई, ये जो मनुवादी लोग हैं, जो एक घर दिख रहे हैं आपको, एक रावत परिवार का और एक भट्ट परिवार का, इन लोगों ने मेरे परिवार के साथ मारपीट की और मेरे रिश्तेदारों को मारा। धारदार हथियार इनके पास थे, जो मेरे घर में भी मारा। जब मुझे मारने लगे तो मेरी बेटी मुझ पे आगे पड़ी, तो इन लोगों ने उस बेटी को बाल पकड़ के पूरी लात घुस्से पेट में मारा, बहुत मारा, बहुत गंभीर चोटें आई, जिस कारण वो उस चोट के कारण उस लड़की की डेथ हो गई। अभी तक मैं दर भटक रहा हूँ। 3री FIR हो गई, मेरा घर भी टूट गया, गाड़ी टूट गई। ये प्रकरण आज से नहीं चल रहा है, ये प्रकरण काफ़ी दिनों से चल रहा है और इस प्रकरण में मेरी काफ़ी बार मेरी बेटी से बात हुई। जो बेटी है, जो आज डेथ हो गई जिस बेटी की, उस बेटी से मेरी खुद बात हुई है, क्योंकि मैं 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। यहाँ के जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने बताया कि भैया यहाँ पर एक हमारी बहन के साथ में मारपीट की गई है। तो मैंने उस समय भी यहाँ के जो SSP हैं, जो SP एडिशनल हैं, सब लोगों को मैंने अवगत कराया फ़ोन से कि एक बेटी पर हमला हो रहा है और आप लोग गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं और उसका घर तोड़ दिया गया है, ये कैसा न्याय है। लेकिन यहाँ सत्ता, जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, उनको सत्ता का संरक्षण है, इसलिए प्रशासन उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाया और आज उन्होंने बड़ा अपराध करने की कोशिश करी, जिससे कि बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब जो यहाँ का जो प्रशासन है और जो स्वास्थ्य विभाग है, यहाँ का स्वास्थ्य विभाग जो PM की रिपोर्ट है उसको भी डाइवर्ट कर रहा है, जबकि यहाँ ये बनता है कि जब जो परिवार है वो ये कह रहा है कि फला आदमी ने हमारे साथ मारपीट की है। घटना से रिलेटेड है, पिछले साल 3 दिसंबर को एक घटना हुई थी जिसमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था मोहल्ले में और
जैसा कि वादी जो मिस्टर राकेश कुमार हैं, जिनकी पुत्री का देहांत होना बताया है, उन्होंने बताया कि वो उनकी पुत्री के साथ मारपीट की गई थी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। उन्होंने और कुछ भी गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वो प्रूव नहीं होने पर जो चार्जशीट चली गई थी उस मुकदमे में 147, 323 और ST/SC एक्ट में चार्जशीट चली गई थी। उसके बाद जो मेडिकल दिया था उसने उस समय, वो उसको क्रॉनिकल डिजीज़ थी, ट्यूबरक्लोसिस थी, उस टाइम पे भी थी, और उसको इसीलिए क्योंकि कोई चोट नहीं थी उसको, तो इसमें चार्जशीट चली गई थी। उसके 5 महीने बाद करीब जिनसे इनका झगड़ा था उनके एक लड़के की डेथ हो गई, जवान लड़के की। वो आपस में क्रॉस वर्डिंग में बात कर रहे थे, कुछ एक दूसरे को कह रहे थे, तो उसी दौरान उस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो उसके साथ ही यहाँ पर इकट्ठा हो गए ग्राफिक एरा के काफ़ी सारा लड़का, जो लोकल लोग थे, इकट्ठे हो गए, वो कैंडल मार्च वगैरह कर रहे थे। इसी दौरान किसी असामाजिक तत्व ने उनके घर की दीवार गिरा दी। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।